अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट 6। नावल है डार्क लव सागा बाय वहीबा फातिमा का पार्ट 6 है और शुक्र है कि हम जल्दी इसको अपलोड कर रहे हैं। चलें नावल का स्टार्ट लेते हैं बगैर किसी देरी के। डॉक्टर अनम साले अपने कैबिन में आंखें मूंदे छोटे से बुफर में वो तलावत की रूप रूर और मसरूर को आवाज़ सुन रही थी। इससे इश्क था इस आवाज़ से, इससे आवाज़ वाले से। इसकी झुकी और फ़ोन में कुछ तलाश करती गहरी पुरस्रार मगर जज़्न व मलाल अपने अंदर गहराइयों में समाई इन बहुत ख़ास निगाहों से, ख़ासकर इसके नाम से। इसके नाम के सब लफ्ज़ इसके नाम में थे। वो अक्सर बड़ी दिलजमी से मगर बेदहानी में सबसे छुप कर अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी फ़ाइल पर यह नाम लिखा करती थी, अमन अनम। इसी की याद की जुगनू सफ़र की शाम में है कि जिसके नाम के सब लफ्ज़ मेरे नाम में हैं। थी तो ये इंतहाई बचकाना हरकत, मगर मोहब्बत के मामले में इंसान कब मैच्योर होना चाहता है, हर वो बचकाना हरकत में महबूब होती है जो रूही मन से मंसूब हो। वो आंखें मूंदे इनमाक से तलावत सुन रही थी जब हल्की आहट पर आंखें खोलकर सामने देखा। अंदर आने वाली हस्ती को देखकर वो जब महसूस करती थी ऐसा हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती थी, मगर जब दिल इससे देखकर पसलियों से सर उठता था तब रकाबत के दर्द की लहरें रूह तक को महसूस होती थी। वह सितम तो ये था कि वो जानती भी थी कि इसका महबूब शख्स सामने खड़ी हस्ती का नाम अपनी हर आती जाती सांस में परोया करता था। फिर सितम दर सितम ये कि इसे इतना प्रोटोकॉल हासिल था कि वो पूरे हॉस्पिटल में जहाँ मर्जी चाहती आ जा सकती थी। आखिर ये जज़ा ट्रस्ट जो था, तभी अब वो बगैर इजाज़त इसके कैबिन में चली आई थी। सादा से ब्राउन सूट में आंखें हर वक्त हिन्ने की तरह सहमी हुई सी रहती थी। वो मुरझाई हुई भी मुकम्मल हुस्न का पैक कर लगती थी। अमन आर्यन पाशा का इसके लिए इश्क यहाँ किसी से ढका छुपा तो था नहीं। सब जानते थे वो अपनी छोटी कमज़ोर सी जान की मुट्ठी में जज़ा ट्रस्ट की ओनर अमन आर्यन पाशा की सांसें कैद किए फिरती थी। मोज़ा जो तलावत की आवाज़ सुनकर अंदर आई थी, हनूक सी बनी अब अपनी बड़ी बड़ी चॉकलेट ब्राउन आंखों से इधर उधर देखेगी। थोड़ा आगे आई तो डॉक्टर अनम इसे ही सवालिया निगाहों से देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम, मोज़ा ने बामुश्किल सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कहिए कोई काम था मोज़ा आपको? डॉक्टर अनम ने नरमी से कहा। बाहर अमन जो यहाँ से गुजरकर इमरजेंसी जा रहा था। डॉक्टर अनम के कैबिन से मोज़ा की आवाज़ सुनकर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर दरवाजे से ज़रा सा अंदर चलाया। ये जो तलावत आप सुन रही थी डॉक्टर, ये मैं भी बहुत शौक से सुनती हूँ। मुझे लगा शायद खैर, क्या आप इसके कारी का नाम जानती हैं? मोज़ा ने पूछा तो डॉक्टर अनम ने पहलू बदला, जबकि पीछे खड़ा या ना अमन अब अपनी सांस तक रोक गया था। फिर डॉक्टर अनम की निगाह मोज़ा के पीछे उठी और पलटना भूल गई। अमन नज़र बचाकर वहाँ से वापस आना चाहता था ताकि वो इसे देखकर डर न जाए, मगर अनम की आवाज़ पर ठिठक कर रुक जाना पड़ा। डॉक्टर अमन, आइए। मोज़ा इस वक्त तलावत के कारी का नाम पूछ रही है, क्या आपको मालूम है? अगर आपको मालूम है तो आप इन्हें बता दें, अनम ने ज़ख्मी से लहजे में कहा था। अमन अपनी जगह पर ठिठक कर रुका और एक बेतहाशा गुस्सेली निगाह डॉक्टर अनम पर डाली। हालांकि वो आंख के इशारे से सब मना कर चुका था कि मोज़ा को कुछ ना बताए। मोज़ा इसकी मौजूदगी महसूस करके अपनी जगह से हिली भी नहीं थी, बल्कि डॉक्टर अनम ने इसके चेहरे पर खौफ और नफरत के साए लहराते देखे। शट अप डॉक्टर अनम, आप फ्री होकर यहाँ क्यों बैठी हैं? अपनी ड्यूटी पर ध्यान दीजिए और जाकर वार्ड नंबर 4 का राउंड लगा कर आइए। अमन ने सर्द सपाट और बेतासर आवाज़ में से बुरी तरह झटका और बाला ही बाला अपनी बात में इसे बहुत कुछ बावर भी करवा दिया। डॉक्टर अनम की आंखें फौरन नम हुई थी। वो अपनी चीज़ें उठाकर झटके से उठी और वहाँ से निकलती चली गई, जबकि हनूक सी बनी अहमकों की तरह वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। अमन ने इसकी पुष्ट को देखा और निगाहें चुराई। मैं छिड़क देता हूँ नमक उन पर, जख्म होते नहीं रफो मुझसे। मोज़ा पलटी नहीं थी, बल्कि इसके वहाँ से जाने का इंतज़ार करने लगी। अमन वहाँ से जाना चाहता था, जाने क्यों, मगर अमन के कदमों ने जाने से इनकार कर दिया था। जालिम जानवर कहीं का, सबको रुलाना ही आता है, मोज़ा दिल में बोलकर झिंझलाई। डॉक्टर अनम की आंखों की नमी से छुपी नहीं रह सकी थी, मगर ये बात सर से गुजर गई कि इसने डॉक्टर अनम को इतनी बुरी तरह डांटा क्यों था। अभी वो इसे इसके मतलब की बात बताने वाली थी शायद। मोज़ा, अमन ने झिझकते से पुकारा, जाइए यहाँ से। वो घुराई। किताब इश्क में हम तुमको अपने दिल का सुकून लिखते हैं। मैं भारी गंभीर सा लहजा था। वो बोलकर रुका नहीं था, फौरन वहाँ से चला गया। मोज़ा सन्नाटों की जद में आई थी। इसकी इतनी जुर्रत पर वो सलग कर झटके से पीछे मुड़ी थी। इश्क या हवस सिर्फ दिल में ही सो सके। वो वहाँ से जा चुका था। मोज़ा ने फौरन वहाँ से निकलकर अपने अपार्टमेंट में ही आकर दम लिया था। आज वाइट पैलेस में गैर मामूली सी हलचल थी। वो बरसों बाद वाइट पैलेस लौटी थी तो इसे ज़रा स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। वह सबके दरमियान लाउंज पे अपने मखसूस लिबास में बैठी थी और हर चीज़ पर जैसे
हवस कर रही थी। इसे जो बात इस जगह के बारे में बताई गई थी, क्या वह सच था या नहीं? वो इन ख्वाजा सरों को भी गौर से देख रही थी, जो यहाँ इस घर के अफ़राद की तरह इनसे बातों में मगन थे। अलीज़े फ़िज़ा चहक रही थी, हत्ता कि आज तो खिज़र भी सबके साथ यहाँ मौजूद था। मुँह मीठा करवाया जा रहा था। वो रवाहा के पहलू में दुबकी बैठी थी। सबने इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया था। हालाँकि सोहम खान भी इसे देखकर अपनी आँखों में दराने वाली नमी को इन सबसे छुपा नहीं पाया था। एक अरसे के बाद जैसे व्हाइट पैलेस में खुशियों की चहकार गूंजी थी, मगर अब भी जैसे कुछ कमी सी थी, कुछ अधूरा-सा था। वो ख़ला भी जल्दी से पुर हो जाएगा इंशाल्लाह। रहाब ने शफ़ाक़ की सूनी निगाहों में देखकर दिल से दुआ माँगी। वो लोग बातों में मगन थे जब माहिर खान एक नाज़ुक सी, प्यारी सी मगर कमज़ोर सी लड़की के साथ व्हाइट पैलेस के लाउंज में दाखिल हुआ था। सब इनकी जानिब मुतवज्जा हुए थे। आने वाली पुरशौक निगाहों से व्हाइट पैलेस की एक-एक चीज़ का जायज़ा लेने में मशगूल थी। अगर इसे यहाँ कोई देखकर बुरी तरह चौंका था तो वो अलीज़ा थी। अलीज़ा ने इंतहाई नागवारी से इसे सरता पा देखा। माहिर इसे रवाहा के पास लाया। बेटा मम्मा को सलाम करो। तो करो आई थिंक। माहिर खान ने मुस्कुरा कर कहा तो रवाहा ने उलझी हुई निगाहों से इन्हें देखा। बहू है तुम्हारी, रूह वही बच्ची है जिसकी खातिर इतने सालों से तुम्हारा बेटा शादी के नाम पर हाथ से चिकनी मछली की तरह फिसल जाता था। अभी कुछ देर पहले निकाह करवाया मैंने इन दोनों का। माहिर खान ने तफसीलात बताई। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे थे। आज तो व्हाइट पैलेस पर खुशियों की बहार उतरी थी। इस अनाउंसमेंट पर खिज़र ने बगौर अलीज़े का धुआं होता चेहरा मुलाहिज़ा किया तो एक दर्द और तकलीफ की लहर रगड़ जाम में उतर आई। वो काल के बहाने एक्सक्यूज़ करती वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। वाह भई, आज का दिन तो बहुत मुबारक है व्हाइट पैलेस के लिए। जबरान ने मुस्कुराकर कहा। तो क्यों ना इस दिन को कुछ और मुबारक बनाया जाए डैड, क्योंकि मुझे रुखसती चाहिए, तो इसकी भी डेट शेट फाइनल कर लें अभी। खिज़र के शोशे पर तकरीबन सभी हंस दिए थे। कुछ ज़्यादा ही मुंहफट और बदतमीज़ नहीं होते जा रहे बरखुरदार? कबीर इब्राहिम ने पोते को घूरा तो खिज़र ने थोड़ा सा शर्मा कर दिखा दिया। हालांकि इसका दूर दूर तक इस लफ्ज़ से कोई ताल्लुक नहीं था। कबीर हंस दिया। तो ठीक है भाई, व्हाइट पैलेस में एक छोटा सा फंक्शन रख लेते हैं रुखसती का। कबीर ने ही कहा तो खिज़र सर खुशी में इनसे लिपट गया। अब ये खुशखबरी ज़रा मैं अपनी बेगम को भी सुना दूँ। वे ढठाई से कहता, सबकी मायनी खेज दबी दबी हंसी को शान भी न्याज़ी से नज़रअंदाज करता अलीज़ा के कमरे की तरफ चला आया। इसके चेहरे से वो मसनूई मुस्कुराहट फ़ौरन गायब हुई थी, जिसकी जगह करबोज़ियत ने ले ली। इसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करनी चाहिए, मगर वो लॉक तो था। लेकिन बाहर खिज़र, जबरान, कबीर था। तभी ख़ास कोड से दरवाज़ा खुलता चला गया। तवक्का के ऐन मुताबिक वो बेड की दूसरी जानिब ज़मीन पर बैठी किसी गैरमुनी नुक्ते को घूरती बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। खिज़र ने एक सर्द सी आह भरी। सेकंड्स लगे थे इसका मीटर शार्ट होते। आग निकली कि नहीं मीटर में से? तभी वो लंबे डग भरता एक ही जुस्त में इसके सर पर पहुंचा था। इसे बाजू से दबोच कर अपने रूबरू खड़ा किया था। अलीज़ा, जो इस अचानक पड़ने वाली आफताब के लिए बिल्कुल तैयार न थी, अचानक इसे अपने सर देखकर बुखलाई थी। मुझे इन आंसू की वजह जानी है अलीज़ा। तुम मेरे कमरे में बगैर इजाज़त के आए कैसे? खिज़र, जाओ यहाँ से। अलीज़ा ने सादा लहजे में कहा था। इसका ये शिकस्ता लहजा कब बर्दाश्त हुआ था खिज़र को? वो तो इसे हमेशा इसी रूप में देखना चाहता था, लड़ने झगड़ते इससे पंगे करते। आप क्यों हर बार इस तरह की हरकतें करके मेरे और अपने रिश्ते को सवालिया निशान बना देती हैं? अलीज़ा, बस बस क्यों नहीं कर देती? आखिर आप चाहती क्या हैं? खिज़र, जबरान ने इसे बाजू से जकड़ा हुआ था। अलीज़ा को लगा इसके बाजू की हड्डियां चटक जाएंगी। खिज़र, डोंट टच मी, छोड़ो मुझे, वो सर्द लहजे में बोली। मैं घुराई थी, सॉरी। क्यों ना टच करूं, जब आप अच्छी तरह जानती हैं कि इस चीज़ का मुकम्मल इख्तियार है मुझे, और क्या क्या करने का इख्तियार है, तो ये इतराज़ क्यों? खिज़र ने इसकी नम आंखों में झांक कर पूछा था, इसके गिर्द अपने बाजू हुमायल के। वहशी सी कुर्बत थी इसकी कि वो इसके हिसार में मचल कर रह गई। खिज़र, बस कर दे मिस कड़क, अब बस कर दे। हमारे रिश्ते का मजाक बना के रख दिया है आपने, अब बस कर दे। तुम नहीं जानते यकतरफा मोहब्बत का मज़ा। ये वो मेहनत है जो बेकार किया करते हैं। आज इसके लहजे समेत इसके लिमस में इस कदर सख्ती थी कि अलीज़ा फटी फटी आंखों से इसे देखेगी। तब बगैर सोचे समझे अलीज़ा ने इसके सीने में मुंह दिया था और फूट फूट कर रोती। खिज़र का पल भर को दिल थमसा गया था, जैसे हैरत और ज़ियत के मिले जुले तासरात से इसकी हिचकियाँ खाते वजूद को देखे क्या। खिज़र की पकड़ में खुद ब खुद नरमी आई थी। सुकून से आंखें मूंद कर इसके गर्दन में मुंह दिया था। अब इसके हाथ अलीज़ा की कमर की नरमाहट महसूस कर रहे थे। खिज़र ने ज़बरदस्ती अपने सीने से इसका चेहरा निकाला और इसके चेहरे पर बिखरे वो कीमती मोती अपने होंठों से चुनने लगा। शब वसल बड़ी गहरी गुजरी, कुछ सुख बांटे तो कुछ गम सुनाएगी। खिज़र की गुस्ताखियाँ बढ़ने लगी थी। निगाहों का फोकस अब सुर्खों गदास लब थे। फिर इसने देर नहीं लगाई थी। अपनी दिल की आवाज़ को सुनते हुए इन नरम लबों की नरमाहट को अपनी सांसों की खुशबू में उतारा था।
अलीज़ा किस्मसाई मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दिलो जान से अपनी मनमर्जियाँ करने में मसरूफ़ था। अलीज़ा ने मुज़ाहमत की मगर वो इसे बख्शने के मूड में हरगिज़ नहीं था। कभी इसकी मुज़ाहमत की परवाह नहीं की थी। अलीज़ा की सांसें थमने लगी तो शायद इसे रहम आया और वो नरमी से पीछे हटा। चीप घटिया इंसान, पीछे हटो। बोतल-बोतल होती सांसों के दरमियान घुरा कर बोली तो इसका सुरख चेहरा देखकर गहरा मुस्कुराया। वो इसका ध्यान अपनी जानिब मबज़ूल करने में कामयाब हुआ था। शौहर की ज़रूरियात का ख्याल रखा करें मिस कड़क। खिज़र ने इसके पहलू में चुटकी पड़ी तो वो अपनी जगह से उछली। बाहर में जाए ऐसा छिछोरा लोफर ठरकी शौहर। वो अपनी टून में वापस आई, उसके सीने पर मुक्के बरसाए। मेरी फ़िक्र और वो भी इनको। ए दिल नादान, जस्ट शट अप। ये बहुत अच्छा शेर था और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा लगा। खिज़र ने आँख भरते किसी ट्रक के पीछे लिखा हुआ शेर पढ़ा। वो इसे खूंखार निगाहों से घूरने लगी। तुम क्यों आए थे यहाँ? खिज़र अलीज़ा चिलमिलाई ऐसी कुछ है, चिलमाई या चिलमिलाई, क्योंकि अब पता नहीं इधर लाम तो है नहीं, ऐसा ही है फिर। ओके, ये इधर फिर से कुछ लिखा हुआ है, सोना मेरी जान हो क्या, बनारस का मीठा पान हो क्या। ये हमने बहुत पहले कुछ सुना था, आई थिंक सो। बहुत पहले मतलब ना काफ़ी साल नहीं, मतलब साल 2 साल पहले सुने हैं, कुछ साल पहले। खिज़र ने इंतहाई लोफराना अंदाज में शेर कहते इसके होंठ सीधे हाथ के अंगूठे से रब किए तो वो सचमुच इसके ठरकीपन से गड़बड़ा गई। मैं तो अपने बनारस के मीठे पान को चखने आया था। चख लिया, शहद से भी ज़्यादा मीठा था। इसने फिर अजीब से लहजे में कहा तो लीजे सट्टा पैर सुरग पड़ती खूब तिलमिलाई। खिज़र गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मैं तो नहीं जाऊँगा, आपने जाना है तो चली जाएं। वो धम से बेड पर खूब फैल कर लेट गया। अलीज़ा पैर पटकती अपने ही कमरे से दरबदर हुई तो वह सर्द सी आवर कर रह गया। जो बताने आया था जानबूझ कर नहीं बताया ताकि इसे कोई एहतजाज करने का या बच निकलने का मौका या रास्ता ना मिल पाए। फ़िज़ा व्हाइट पैलेस में थी जब इसके फ़ोन पर मैसेज रिंग हुआ। इसने ओपन करके देखा तो चौंक गई। आयशा ने शायद जल्दी-जल्दी में कुछ टाइप करने की कोशिश की थी। फ़िज़ा, एक बहुत बड़ा राज छुपाया गया है हमसे। मामा-पापा मुझे कहीं ज़बरदस्ती ले जाना चाहते हैं। सेव अस। वो इतना ही मैसेज टाइप कर पाई थी। फ़िज़ा तेज़ी से अपनी जगह से उठी थी। बाहर निकलते आयशा का नंबर डायल किया जो ऑफ जा रहा था। वो अपनी गाड़ी में बैठी और तेज़ी से गाड़ी भगाई। दिल कानों में बज रहा था कहीं दिशाब को उन्होंने कुछ कर ना दिया हो, कोई नुकसान ना पहुँचा दिया हो। नंबर क्यों ऑफ जा रहा था आयशा का मैसेज जिसने अपने डैड और रोशन को फॉरवर्ड किया था। शेरवाला की लैंडलाइन नंबर्स भी कोई रिसीव नहीं कर रहा था। वो रास्ते भर नंबर डायल करती रही। जितनी तेज़ी से हो सका गाड़ी चलाई। तकरीबन व्हाइट पैलेस से पौन घंटे तक का सफ़र जो इसने आधे घंटे में तय किया। गाड़ी चटके से ड्राइवर पर रुकी। गाड़ी ड्राइवर पर ही छोड़कर वो तेज़ी से अंदर भागी। पूरा शेरवाला साए-साए कर रहा था, मतलब अंदर कोई नहीं था। आयशा का फ़ोन लाउंज में चकनाचूर हुआ पड़ा था। चीज़ें इधर-उधर बिखरी हुई थी, मतलब इसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाया गया था। इसने पूरा शेरवाला घूम फिर कर देखा। आयशा, शेर खान और उसकी बीवी कहीं नहीं थे। हत्ता कि दिशाब भी गायब था। फ़िज़ा को लगा अब इस मासूम सी जान के बगैर बेजान हो जाएगी। पता नहीं क्यों मगर इसके लिए दिल में एक अलग किस्म की खींच सी पड़ने लगी थी। दाशु, इसने बेचैन होकर पुकारा। दिशाब। वो पागलों की तरह हर कमरा चेक कर रही थी। अब बस ऊपर वाला पोर्शन बाकी था। वो बाहर लॉन में आकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ चढ़ने लगी जब एक आवाज़ ने इसके बेजान होते जिस्म में ज़िंदगी फूंक दी। आशी, जी, कोई है, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। वो दिशाब की आवाज़ थी जो मुसलसल चला रहा था। आयशा शायद रो भी रहा था। फ़िज़ा ने बिजली की सी तेज़ी से जाकर दरवाज़ा खोला था। वो खुद इसे दम्बा खुद सी अपने सामने पाकर बहुत बेख्तियार हुई थी। तभी झटके से बुरी तरह इसके सीने से लिपट गई। उफ़ दाशु, तुम यकीन नहीं करोगे, मैं बहुत डर गई थी। सामने वाला भौचक्का रह गया था। इसके साथ भी तो सब कुछ उल्ट और अजीब सा हो रहा था। लाख कोशिश के बावजूद इसकी सब्ज़ आँखें नम हो ही गई थी। जब दिल पर पाँव रखा जाए तो कोई लाख बहादुर हो, आँखें नम हो ही जाती थी। या शायद वो इधर अपनी कशिश से फ़िज़ा माहिर खान को कमज़ोर कर रहा था। कुछ देर बाद फ़िज़ा ने खुद को संभाला और सीधी हुई। इसकी जानिब देखा तो वह नाराज़ होकर मुँह के रंग-बिरंगे ज़ाविये बना रहा था। फ़िज़ा मुस्कुरा दी। क्या हुआ? हमने पूछा था शायद कल कि आप लोगों को कौन सा कपल पसंद है। जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते लोग आजकल। दाशु नाराज़ है जी से? ओके, नाराज़गी बरकरार रखो, बस ये बता दो यहाँ क्या हुआ था और दाशु को यहाँ किसने बंद किया? आशी कहाँ है? बस इतना सा बता दो। फ़िज़ा इसका हाथ थाम कर इसे नीचे लाने के दौरान नरमी से पूछने लगी। मैं और आशी हम लूडो खेल रहे थे, तब बड़े पापा गुस्से में आए और आशी को डांटने लगे। फिर बड़ी माँ भी आशी को डांटने लगी। वो आशी को घसीटने लगे। बोला कि हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो वो हमें जेल भेज देंगी। मैंने आशी को बचाने की कोशिश की तो मुझे भी मारा और यहाँ बंद कर दिया। और फिर बड़े पापा बड़ी मम्मी आशी को लेकर चले गए होंगे।
इसने अटक कर मेरी सारी तफसील बता ही दी, मगर अपने पास से बीच में से बहुत कुछ हज़फ करके, चलो कोई बात नहीं, हम आशिक को ढूँढ लेंगे, तुम फ़िक्र मत करो। वो इसे लाउंज में लाई। मैं तो ज़ी से कटी हूँ, अब बिल्कुल बात नहीं करूँगा। वो बच्चों की तरह कंधे झटकता अपने कमरे में चला गया। फ़िज़ा ने एक सख्त सी सांस खींची। फिर इसने नैक्सी से मेड को बुलाकर लाउंज की साफ-सफाई करवाई। आशी किस राज की बात करी थी? और अगर दाशु यहाँ है तो आशी ने सेवस क्यों लिखा? और असली का क्या मतलब था? वो हमें लगा वैसे मिस्टेक राइटर ने लिख दिया, जब उसने लिखा ना सेवस, तो वहाँ पे असली भी लिखा था, बस एक लफ्ज़ असली। फ़िज़ा अपने दिमाग में ताने-बाने बुनती बाहर बुरी तरह उलझ रही थी। अपने डैड को मैसेज पर सारी सिचुएशन लिख भेजी। अब ये देखना था वो क्या जवाब देते हैं। बुज़दिल जेल के डर से फरार हो गए कि कातिलों की पोल पट्टी ना खुल जाए। फ़िज़ा झंझलाई, फिर इस रोते आई थिंक रोंदू का ख्याल आया तो मुस्कुराती इसके कमरे में चली गई। कभी-कभी तो हमारे साथ ऐसा होता था जब हम स्टडी करते थे कि ना हम कोई चीज़ मतलब कोई लफ्ज़ है ना उसे लिखते हो तो हमें याद भूल जाता था। जैसे इधर हमें रूठे याद भूल गया पढ़ना कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है। कभी-कभी ऐसे पर भूल गया था एक मरतबा पेपर में हमें कि पर कैसे लिखते हैं। मतलब अजीब-सा इतना ये एक मतलब ऐसा लफ्ज़ है जो हर जगह लास्ट में यूज़ हो जाता है, लेकिन हमें भूल गया था अचानक। ऐसे में पर यहाँ तक ऐसे तक भूल जाते हैं। वो बेड की पाइंटी पर पाँव नीचे लटकाए बैठा पाँव जला रहा था। दाशु क्यों नाराज़ है जी से? फ़िज़ा इसके सामने ही और हाथ बांध कर इसे पूछा। सामने वाले ने इसे सरता पा देखा। जीन्स की टाइट्स के ऊपर येलो कलर का घुटनों तक का टॉप और गले में येलो स्कार्फ। ऊपर ही पैकर आम दिनों से कुछ बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ और दिलकश लग रही थी। जी मुझे यहाँ छोड़कर चली गई। बड़े पापा ने मुझे मारा भी। अब भी जी चली जाए। दाशु को नहीं चाहिए, कट्टी हूँ मैं। वो इसके सामने खड़े होकर झुंझला कर बोला, तुम्हारी कट्टी की तो ऐसी की तैसी। फ़िज़ा ने इसे बेड पर धक्का दिया था। वो बौखलाया, मगर इसके ऊपर फ़िज़ा झुकी और किसी गहरी घटा की तरह झाँकी। वो फटी-फटी आंखों से फ़िज़ा को देखे। क्या? फ़िज़ा ने इसके गाल खींचे। तो अब बताओ, सच्ची करते हो कि तुम्हें पनिश करूँ? व्हाट डू यू मीन बाय पनिश? तुम मेरी इज़्ज़त लूटने वाली हो जी? इसने सदमे से फैली मशकूक आंखों से सहम कर इसे देखा तो फ़िज़ा इसके सीने पर सर गिराए कहका लगाकर हंसती चली गई। ये तुम्हें इज़्ज़त लूटने वाली बात किसने बताई? तुमने ऐसी गंदी चीज़ें कहाँ से सीखी? फ़िज़ा ने हंसी के दौरान आईब्रो झुकाकर पूछा। वो मूवीज़ में देखा था, जब वो ऐसे बेड पर गिरते हैं तो वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती जी? गंदी कहीं की, पीछे हटो। अरे मैं तो पैदाइशी बेशर्म हूँ। फ़िज़ा ने इसके गाल पर अपने गद्दार लब रखे। वो सांस तक रोक गया। और तुम्हारी इज़्ज़त लूटने का तो मेरे पास परमिट भी है, तो कुछ मज़ाक का नहीं। वो इसके हनूक शक्ल देखते हंसने लगे। ओके मैं सच्ची हूँ, पीछे हटो। इसकी हालत ख़राब हो रही थी, तभी मिस्कीन सी शक्ल बनाकर हार मानी। तो तुमने मुझे बेशर्म कहा था, अभी मैं कोई बेशर्मी करके ही पीछे हटूँगी। ये कहते ही फ़िज़ा ने इसके होंठों को अपने होंठों से छुआ था। वो 2 सेकंड की देर थी। वो इसकी कमर के गिर्द सख्ती से बाजू हमायल कर चुका था। फ़िज़ा ने इसकी सख्ती पर हैरत से इसे देखा। तुम बहुत बैड गर्ल हो जी। वो अपनी कैफियत से झुंझला गया और इसे अपनी दाएं तरफ बेड पर उतार कर उठ बैठा। ओके सॉरी, अब सच्ची ही हूँ ना? फिर से मनाऊं? फ़िज़ा ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। वो पैर भटकता बाहर निकल गया। फ़िज़ा देर तक हंसेगी। रात गहरी थी। इसके बूटों की भारी धमक रात के सन्नाटे को चीरती दूर तक सुनाई दे रही थी। वो लाउंज में दाखिल होकर अपने कमरे में आया। अर्शन की आंखों में खून उतर आया था। ज़ब्त का पैमाना छलकने लगा था। बर्दाश्त की तनाबें टूटने लगी थी। हमारे बाद ना आएगा उसे चाहत में ऐसा सुकून, वो ज़माने से कहता फिरेगा मुझे चाहो उस पागल की तरह। वो कमरे से फ़ौरन बाहर निकल आया था। इसका रुख अपनी माँ के कमरे की जानिब था। हल्की दस्तक देकर वो इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हुआ था। फ़जर जो सामने अपनी तस्बीहात में मसरूफ़ थी, इसकी जानिब देखा और निगाहें चुराई। मम्मा, दिया कहाँ है? वो मेरे रूम में क्यों नहीं है? इसे मेरे रूम में भेजें। वो कहकर जाने लगा जब फ़जर की आवाज़ ने इसके कदम रोक दिए। अर्शन, वो रवाहा के कमरे में है और वहाँ से कहीं भी जाना नहीं चाहती। तुम्हें इसे वक्त देना होगा इस नए माहौल को समझने के लिए, फ़जर ने कहा तो वो लालंगारा आंखें लिए इनकी जानिब मुड़ा, मगर फ़जर निगाहें चुरा गई। तब वो फिर बाहर आया। अपने बालों में हाथ फेरकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। तब इसके कदम खुद ब खुद बड़ी माँ के कमरे की जानिब उठे गए। दरवाजे पर खड़े होकर हल्की सी दस्तक दी। तब इजाज़त मिलने पर वो अंदर दाखिल हुआ। दिया, जो कि मखसूस फेर लिबास में बेड पर नीम दराज थी, इस जिन को अंदर आते देख झटके से उठकर सीधी हुई थी। रोहा, जो कि अभी भी वॉशरूम से बाहर आई थी, अर्शन को दिया को घूरते देख सख्त सी सांस खींची। अस्सलाम वालेकुम बड़ी माँ, मुझे दिया से अकेले में कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या आप मुझे इजाज़त दे सकती हैं? अर्शन का लहजा कुछ ऐसा था कि दिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। अम्मी जान, हम इनसे कोई बात नहीं करना चाहते। दिया ने जल्दी से रवाहा की जानिब देखकर कहा। रवाहा ने अर्शन की जानिब देखा, मगर वह हनूज वहीं जमा खड़ा रहा। तो रवाहा दिया की जानिब मुतवज्जा हुई। दिया बेटा, ऐसे नहीं बोलते, शोहर है वो तुम्हारा। बस 2 मिनट बात सुन लो। मुझे मुन्नी
दादू से कुछ काम है, रोहा कहती कमरे से बाहर निकल गई। दिया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी। अपने कमरे में आओ दिया, मैं तुम्हें स्पेस दूंगा, वक्त दूंगा मुझे समझने का, मगर अभी सिर्फ तुम अपने कमरे में आ जाओ बस। हम साथ सोच रहे थे अगर किसी ने सीजन 1 पढ़ा है और उनको याद है तो उस पे जो एक तो पिंकी थी, उसके बाद मुन्नी बनी, और उससे पहले कौन थी हमें याद नहीं आ रहा। अर्शद ने लगी लिपटी रखे बगैर डायरेक्ट बेतासर चेहरे में मतलब की बात की तो दिया के चेहरे के रंग उठ गए। हम कोशिश करेंगे मगर अभी कहीं नहीं जाना, हमें जाना चाहते, इसने डर कर मगर ज़रा बेहिसी से कहा। अर्शद ने जख्मी सुरख निगाहों से देखा। दिया तुम चाहती हो मैं तुमसे ज़ोर ज़बरदस्ती करूं? अब की बार इसके लहजे में अजीब सी तपिश और गुराहट थी। वह सचमुच डर गई थी। हम नहीं आएंगे, इसने हिम्मत करके जवाब दे ही दिया। अर्शद आगे बढ़ा था, वह सहम कर पीछे हटी मगर बेसुध। वैसे एक बात है, जब भी दिया का जिक्र आता है ना हमें बहुत हंसी आती है। हमारी दोस्त कज़िन है ना, तो मतलब दोस्त प्लस कज़िन, उसका नाम दिया है ना, तो वो भी हम ही बोलती है हमारी तरह। मतलब ना हम तकरीबन सारी कज़िन्स तकरीबन हम बोलते हैं ना, तो वो भी हम ही बोलती है, और इधर ये दिया भी हम ही बोलती है, उसका ही ख्याल आ जाता है हमारे में। अर्शद ने इसकी कलाई दबोची और इसे बेड से नीचे उतारा। ये क्या करें आप, छोड़े हमें, कहीं नहीं जाना हमें। वो अब रोने लगी थी। वो इसे कमरे से बाहर लाया। रोहा ने हैरत से देखा। अम्मी जान रोके इन्हें। दिया इनकी जानिब देखकर मछली इसकी गिरयाजारी पर फजर, उरूश और मफरा भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। पिंकी ने भी निकलकर इस सिरफरे को घूरा। अर्शन, रोहा ने कुछ कहना चाहा। खुदा के लिए बड़ी मैं कुछ कर बैठूंगा, हट जाएं आप सब लोग मेरे रास्ते से। इसने निगाहें झुकाकर मगर इस कदर सख्त लहजे में कहा था कि फिर कोई कुछ बोल नहीं पाया था। वो इसे ज़बरदस्ती तकरीबन घसीटता अपने कमरे में ले आया था। लाकर दरवाज़ा लॉक किया और नरमी से इसकी कलाई छोड़ दी। दिया को अपनी कलाई पर जलन महसूस हुई थी। वो सिसक पड़ी। अर्शन ने अपनी कनपटियाँ सहलाई थी। दिया रोना बंद करो, सरसराते लहजे में कहते इसने इसे वार्न किया था, मगर इसके रोने में मजीद शिद्दत आती देख इसने फिर इसका बाजू पकड़ा था। बेवजह ही आपने कीमती आंसू वेस्ट कर रही हो मेरी जान, फिर ऐसा करता हूँ करीब आता हूँ तुम्हारे तो रोने की और ये आंसू बहाने की एक सॉलिड रीज़न तो मिल जाएगा तुम्हें। अर्शन का गुस्सा जवानेज़े पर था। दिया ने इसकी धमकी पर अपने मुंह पर सख्ती से हाथ रखकर अपनी सिसकियों का गला घोंटा था। तब अर्शन ने इसका बाजू छोड़ दिया। जाओ लेट जाओ दिया, सुबह तुम्हें फजर के लिए जागना है, इसने सादा सा लहजे में कहा, मगर वो टस से मस नहीं हो रही थी। अर्शन ड्रेसिंग रूम गया। वापस आया तो इसने सादा सा ट्राउज़र और टी शर्ट पहनी हुई थी। वो आकर सोफे पर नीमदराज हुआ, अपना बाजू अपनी आंखों पर टका लिया। दिया ने एक नज़र इस बेहिस जालिम जिन पर डाली। काफ़ी देर वहीं खड़ी रही, फिर अपनी टांगें भी जैसे शेल होने लगी थी। काफ़ी देर बाद जब इसे लगा कि शायद वो सो गया है तो इसने धीमे से कदम उठाए और चुपके से बाहर जाने की कोशिश की। काफ़ी देर तक बगैर आवाज़ किए वो इस दरवाजे से अपनी छोटी सी जान पटकती रही, मगर वो दरवाज़ा भी अपने मालिक की तरह बेहिस और ढीठ था जो खुल कर ना दिया। वो जो बंद आंखों से इसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था, यूं ही सुकून से लेटा रहा। महसूस कर सकता है लेकिन मतलब कैसे देख सकता है, बंद आंखों से नोट कैसे कर सकता है। आखिर दिया को ही हार माननी पड़ी। इन्हीं दबे कदमों से वो बेड तक आई थी। तजब्जुब का शिकार वो बेड पर बैठी, मगर वहाँ तरास होने की हिम्मत खुद में ना पाई थी कि इसका इस बेड पर लेटते हुए इस जुनूनी इंसान के लिमस की खुशबू महसूस होते। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। यकीनन यहाँ वो लेटता है, इसे सोचकर ही झिरझिरी सी महसूस हो रही थी। क्या करूँ, अब तो काफ़ी नींद भी आने लगी थी। वो बार बार नींद से जमाई ले रही थी। तब हिम्मत करके तकिया पाइंती वाली साइड पर रखकर चौड़ाई की रुख रखा। पूरा बेड छोड़कर सरता पैर कंफर्टर ओढ़कर सिमट कर लेट गई। कुछ ही देर बाद बेचैनी से करवट बदलने के बाद आखिर नींद की देवी मेहरबान हुई कि अर्शद ने आंखों से बाजू हटाकर से देखा। इसकी एहतियाती तदाबीर पर खुलकर मुस्कुराया। सोफे से उठा और जल्दी, और जैसे वो सो रही थी इससे कुछ फासला रख के बिल्कुल वैसे ही लेट कर सुकून से आंखें मूंद ली। छोड़ो, मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है खुदा के लिए। नस्वानी दिलदोज चीखो पुकार थी जिस वक्त इस बेसमेंट में गूंज रही थी। वो सारे शैतान हिशमत राव के एक बहुत ही ज़्यादा खुफिया अड्डे पर इस वक्त बेसमेंट में मौजूद थे। हिशमत राव बाज़ार अपने घर में था, मगर आज खुफिया तरीके से छुपता छुपाता अपने बंगले से शमशान खेल के बुलाने पर यहाँ पहुँचा था। खान शमशान खेल में हरानी, हिशमत राव, जलाल और सब मौजूद थे। बेसमेंट के कमरे में इस 18 साल लड़की को कैद किया गया था, जहाँ से इसकी चीखो पुकार पूरे बेसमेंट में गूंज रही थी। अब इन जलादों को पता चलेगा हमसे उलझने का अंजाम क्या हो सकता है। हशमत राव घुराया था। वह अपने 5 आदमी को इशारा कर 5 इस कमरे में घुस गए, जहाँ से दर्दनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अब इन दरिंदों के इस कमरे में
घुसने पर वो दर्दनाक चीखे जैसे आसमान चीर रही थी। इतनी देर में कुछ गुंडे एक ख्वाजा सरा 15 साला बच्ची को बालों से घसीटते इन शैतानों और दरिंदों तक लाए थे। महारानी इसने हवेली से भागने की कोशिश की। ये कहती हमारा काम नहीं करेगी, ना ही जिस्म फरोशी करेगी। एक सांडनुमा आदमी ने इस आहाजारी करती नाजुक जान को गद्दी से पकड़कर इसके कदमों में फेंका। तब महारानी ने अपने पीछे टेबल पर पड़ी एक गैलन उठाई थी और इसमें मौजूद पेट्रोल इस पर छिड़कने लगी। वो भी चीख चीख रही थी, चिल्ला रही थी और लपक लपक कर महारानी के पैरों में गिरती रहम की भीख मांग रही थी, मगर इसने इसे पैरों से ठोकर सीध करके दूर फेंकते हुए माचिस की तीली जलाकर से आग दिखा दी। अब वो लोग मकरूहा कहकर लगाते इस चलते इधर उधर भागते तड़पते वजूद के मंजर को दिलचस्पी से देख रहे थे। अंदर कमरे से चीखें आना बंद हो गई थी। जाओ, हमारी जानिब से ये 2 तोहफे इस नोट के साथ इन जल्लादों के पास फेंको और कहो कि जब तक मेरी पोती नूर पाक बीबी वापस नहीं करते, हर हफ्ते इन्हें सिंध में कहीं न कहीं से ऐसे तोहफे मिलते रहेंगे। अगर इतना ही दमखम है तो रोक कर दिखाएं। हशमत राव ने अपने आदमियों को इशारा किया था। वो दोनों मुनीम मुर्दा लहूलहान उतरी हुई वजूद बोरियों में डालकर बाहर ले गए। पीछे वो फरहूनियत में डूबे, ताकत के नशे में चूर, इंसानियत के नाम पर धब्बे वो दरिंदे दुश्मन का रद्द-ए-अमल सोचकर अपनी नई प्लानिंग में मसरूफ हो गए। वो कसरमंदी से अपने बेड पर लेटी मुंह के मुख्तलिफ ज़ाविये बना रही थी। आज हफ्ता हो गया था पूरे व्हाइट पैलेस में बुलाई फिरती थी। वो हरी बला इसे यहाँ भेजकर खुद जाने कहाँ गायब हो गया था। दिल तो करता था वो सामने आए और सावरी हान माहिर खान से कच्चा चबा जाए। इससे तो इतनी भी तो फीक नहीं हुई थी कि निकाह के मुबारक तो इसे क्या देता। उल्टा फ़ोन करके इस बेमहर आदमी ने इसकी खैरियत तक नहीं पूछी थी और इस बात की इसे बेतहाशा तब चढ़ी हुई थी। जहन में एक कूंदा सा लपका था, अगर वह सुकून में नहीं थी तो उसको भी सुकून में क्यों रहने देती भला। आज हम ऐसे अजीब भी पढ़े हैं, मतलब ना जैसे पढ़ते हैं ना यूजुअली, हम वैसे नहीं पढ़े, बस अजीब सा पढ़े हैं। तभी एक ये छलांग में बेड से उतरकर बाहर आई थी। बाहर हिसाब मूल वही चहल पहल थी जो वो इतने दिनों से देख रही थी। वो सीधा अपने स्वीट एंड इनोसेंट सी सासू माँ के कमरे में आई थी। हल्की दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई तो वो जोहर की नमाज अदा करी थी। वो वहीं के करीब सोफे पर बैठकर नमाज मुकम्मल होने का इंतजार करने लगी। रवाहा सलाम फेर कर इसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। क्या बात है बेटा, खैरियत है ना, तबीयत तो ठीक है ना? रवाहा ने फिक्रमंदी से पूछा। जी मोम, ठीक हूँ। वो एक्चुअली मुझे आपका फ़ोन चाहिए था। आप लोग जाने कैसे लैंडलाइन से फ़ोन कर लेते हैं, जबकि मैं फ़ोन करने की कोशिश करती हूँ तो फ़ोन ऑन ही नहीं होता। आप मुझे अपना मोबाइल दे दें, मुझे हान से ज़रूरी बात करनी है। रवानी से पटर-पटर बात करते हुए आन के नाम पर इसकी निगाहें ज़रूर झुकी थी। रवाहा ने मुस्कुराते बेड की तरफ इशारा किया। थैंक्स मोम, लोग हैं। असावरी के पूछने पर रवाहा ने नफ़ी में सर हिला दिया। रवाहा का गाल चूमती बेड से मोबाइल उठाती अपने कमरे में भागी। कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा लॉक किया। एक पुरअसरार से मुस्कुराहट लबों पर दौड़ गई। जल्दी से मोबाइल खोलकर इसका व्हाट्सएप नंबर निकाला। उंगलियों ने बेख्तियार प्रोफाइल पिक को छुआ था। फ़ोटो में पैंट की पॉकेट में हाथ डाले वो सोफे पर टांग रखे बैठा जाने क्या चबा रहा था। मुंह चलाते हुए किसी ने पिक ले ली थी। सब्ज़ आंखों में वही संजीदगी और सर्द सा तासुर था। इसकी सांसों में से कोई दिलफरेब खुशबू आया करती थी। वो जाने किस चीज़ की थी। सब्ज़ राकश कहीं का। असावरी को इसकी सब्ज़ सर्द आंखों में देख चिड़चिड़ी सी आई। तब इसे एक और नाम दे डाला। नंबर खोलकर देखा तो सासू जी ने मैसेज टाइप करने के बजाय अपने लाडले को काफ़ी सारे स्वीट से वॉइस नोट भेजे हुए थे। फिर इसे नज़रअंदाज करके बेहद शरारत से एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करने लगी। वो अपने ऑफिस में था और मुंह में सैनमन चबाता काफ़ी नमाक से एक फ़ाइल चेक करने में मसरूफ़ था जब एसपी अरहम इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुआ। सर, आपने चेक कर ली फाइल? इस जगह पर मुकम्मल नज़र रखी जा रही है, मगर अब तक तो कुछ नहीं हुआ है। एसपी अरहम ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। ये तूफ़ान से आने के पहले की भी खामोशी हो सकती है अरहम। वो शैतान ज़रूर कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं। नज़र रखना। जी सर। इतनी देर में एक कांस्टेबल अंदर आया और उसकी टेबल पर कॉफ़ी का मग रख कर गया, जो कि एक हाथ से इसने उठाकर अपने लबों को लगाया। सर, हशमत राव 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, मगर इस पर मुकम्मल नज़र रखी हुई है। बस अब वो कोई गलती करे फिर इसकी गर्दन तो पोंछने में आसानी होगी। हम और ऐसा करो, अहानब भी कुछ कहता कि इसके फ़ोन पर व्हाट्सएप के मैसेज की रिंग हुई थी। वो फ़ोन की जानिब मुतवज्जा हुआ। फाइल बंद करके एक हाथ से फ़ोन उठाकर देखा। माँ का वॉइस नोट देखकर वो मुतजस्सिस हुआ और हर बार की तरह अब भी हर काम छोड़कर इसने व्हाट्सएप ओपन करके अपनी मामा के वॉइस नोट की रिकॉर्डिंग ऑन की और कॉफ़ी का मग लबों से लगाया। अहान की सब्ज़ आंखें सदमे और हैरत से फैल गई थी। अरहम का डीआईजी अहान माहिर खान का चेहरा देखकर हंसी ज़ब्त करने के चक्करों में चेहरा लाल भभूका हो गया। नस्वानी बारीक सी आवाज़ थी। वॉइस नोट में कोई लहक लहक कर गा रहा था। ओके, ये एक सॉन्ग था जो पिछले सालों में, पता नहीं कौन से साल, काफ़ी फेमस हुआ था। वो एक छोटा सा बच्चा गा रहा था। इसका जो टाइटल ट्रैक था ना,
मतलब टाइटल लाइन्स जो थी इसका वही हमें याद था। अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, तो वही गा रही है वो। अजीब सा, हमने इस सॉन्ग को कभी फुली नहीं सुना, मतलब ये एक फ़िक्रा कभी स्क्रॉल करते वीडियो पे आ जाए तो ठीक है, वरना हमें ये बहुत अजीब और ऑकवर्ड सा सॉन्ग लगता है। अहान को उच्छू लग गया था। कॉफ़ी का मग फ़ौरन टेबल पर रखकर गिड़बड़ाकर वो वॉइस बंद करने की कोशिश की, मगर आज पहली मर्तबा व्हाट्सएप के ऑटो नेक्स्ट वॉइस ऑन होने के फीचर पर मुँह भर कर लानत भेजी। ओके, मेरे बचपन के प्यार, मेरे सरताज, मेरे मजाजी खुदा। अहान का खुद का चेहरा सुर्ख पड़ गया था आज। ओके, बचपन के प्यार ने जूनियर ऑफिसर के सामने इतना ख्वार जो किया था कि वो करा कर रह गया। वॉइस नोट बंद कर दिया इसने। एसपी अरहम नीचे चेहरा किए हंसी दबाने की भरपूर कोशिश कर रहा था और अहान को कुछ सूझ ना रहा था। अरहम की हंसी छूट ही गई। सॉरी सर, डोंट माइंड। अरहम ने गिड़बड़ाकर माफ़ी मांगी। ये ले फाइल, यू मे गो नाउ, अहान ने कहा। अरहम जल्दी से फाइल लेकर बाहर चला गया। अहान ने लंबे लंबे सांस भरकर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश की और फ़ोन उठाकर फ़ौरन नंबर डायल किया। सावरी अहान माहिर खान की आफियत ही थी जो इस अफरियत का फ़ोन उठाने की हिम्मत नहीं की थी। हाँ, कॉल कट करके खुद ही कब्र में लेट जाने वाला स्टिकर ज़रूर भेजा था। अहान को मज़ीद पतंगे लगे। अभी वो दोबारा नंबर डायल करता है जब एसपी अरहम बहुत घबराहट में अंदर दाखिल हुआ था। सर, इट्स इमरजेंसी, हमें फ़ौरन निकलना है, अरहम ने कहा तो वो तेज़ी से बाहर की जानिब लपका। सुबह दिया की आंख फजर के वक्त खुली थी, मगर वो कमरे में मौजूद नहीं था। सुकून ही रहा। इसके बाद का दोपहर तक का वक्त सुकून से ही गुजरा। ज़ोहर की अजान हुई, वो नहाकर बाहर निकली थी सॉरी। ये पंजाबी था। अक्सर हम ऐसे कहते हैं, रूम से बाहर निकल गई नहीं, मम्मा तो निकली सी। सादा से सफ़ेद शलवार कमीज़ में वो तौलिए से बाल रगड़ती बेख्तियार ही बाहर निकल आई थी, मगर फिर सामने देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ। अर्शन अपनी अलमारी में मुंह दिए खड़ा था जब नज़र एक जानिब उठी और पलटना भूल गई। काफ़ी नाजुक और दिलकश सरापा था इसका कि वह नज़र हटा नहीं पाया। दिया ने गड़बड़ाकर अपनी चादर उठाकर ओढ़ी थी। इसकी आंखों में अर्शन के लिए इतनी बेयकीनी और अजनबियत थी कि अर्शन हैरान रह गया। तब वो फाइल लेकर बाहर निकलते चला गया। बाहर लॉन में ही आकर वो रुका था। गहरे सांस भरकर अंदर की घुटन कम करने की कोशिश की। वो आकर बाहर सफ़ेद कुर्सी पर बैठ गया। दिया गुस्से से बल खाती इसे सुनाने के लिए इसके पीछे ही बाहर निकली थी, मगर अंदर खिड़की पर ही खड़े होकर इसे देखने लगी। अर्शिन का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। वो जानता था वो अंदर खिड़की से इसे देख रही है। एक तो समझ नहीं आती, आंखें बंद करके नोट कर लेते हैं, माथे पे 2 आंखें लगी हुई हैं जो खुली हुई हैं, फिर उधर को पुश्त करके बैठा होगा या जैसे भी बैठा होगा। कम से कम कैसे पता चल गया कि वो खिड़की में खड़ी है? छठी ही इतनी तेज़ है। मगर इस पर जैसे अब खुद ब खुद बेहिस्सी सी तारी होने लगी थी। तब भी वो लॉन में कैन की कुर्सी पर गैम मूडी संजीदगी खुद पर तारी के बैठा था कि कान में हल्की सी खारिश हुई। उसने कान खुजाया, मगर फिर गुदगुदी हुई वो बज़ाहिर इग्नोर कर गया। फिर खारिश हुई। अर्शा ने बहुत अचानक पीछे खड़े वजूद की गर्दन अपने बाजू में दबोची थी। वो सिसकी, अच्छा भाई एक मरतबा छोड़ दो, अब नहीं करूँगी। ओ बख्श दे मैनू जलाद दी औलाद। इधर उर्दू में लिखा है लेकिन हमने पंजाबी में पढ़ा, ये ज़्यादा अच्छा है। जलाद की औलाद लिखा है। बीना की दवाइयाँ आसमान छूने लगी। अर्शन ने संजीदगी से इसे छोड़ दिया। अंदर दिया को बहुत कुछ घटिया सोचकर यह मंजर देखकर इस आदमी से घिन महसूस हुई थी। हॉस्पिटल से कब आई? अर्शन ने पूछा। आज ही। वो इसकी लाडली इसके सामने आई। वो चंद बरस का था जब फजर ने एक मुर्दा बच्ची को पैदा किया था। तब से वो इसकी बहन बनकर इसकी ज़िंदगी में आई थी। ओके, उसने मुर्दा बच्ची को पैदा किया था फजर ने, तो उसके बाद ही इनको मिली है। कूड़े से उठाएगी इस ख्वाजा सरा बच्ची को पिंकी ने फजर की गोद में डाल दिया था, जिसे जगह जगह से कुत्तों ने बनबोड़ कर खाने की कोशिश की थी। वो तो वही किस्मत वाली थी कि महाबीर हफीज़ की निगाह इस पर पड़ गई थी। वो हसीन थी, बहुत हसीन, और इसकी सिर्फ ख्वाजा सरा में इतना हसीन होना शायद एक बहुत बड़ा जुर्म था कि दुनिया की नज़र में महज वो एक गोश्त का ढेर थी। वैसे हनीमून कैसा रहा भाई? बीना ने दांत निकूसे। अगर मुझसे ये अपने दांत नहीं तोड़वाने तो इन्हें अंदर करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। बीना महाबीर हफीज वो गुराई, मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगी। वो डीटू की तरह चेयर के हैंडल पर बैठकर इसके बाजू से झूल गई। यूनी कैसी जा रही है? अर्शन ने संजीदगी से पूछा। इसे पीछे हटाने की जरा भी कोशिश नहीं की थी। क्यों करता, किस लिए? वो जानता था वो देख रही है तो देखती रहे। बचपन से इसके दिमाग में गलाजत भरी गई थी, तो इस गलाजत से वो अपना खून से भी बढ़कर रिश्ता किस खुशी में मैला होने देता। वो ये गिलासत अपने पास रखे। काश ये पारसा दूसरों को गुनाहों में डूबा तसव्वुर करना बंद कर देते। जबरदस्त। बंटी चहकी, मगर आंखों में उदासी सी थी।
हबीब कौन है? अर्शन के एकदम से पूछने पर वो बुरी तरह गड़बड़ाई थी, मगर पहलू तय करना नामुमकिन था। अगर वो पूछ रहा था तो मतलब इसे सब कुछ पता था। क्लास फेलो मेरा, मुझे पसंद करता है। वो झिझकती बोल गई, तुम्हारे बारे में इसे सब पता है? अर्शन के एक और सवाल पर इसके गले में फंदा सा अटका था। जी। पहलू बदलकर मुख से जवाब दिया। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। अर्शन ने दिल से दुआ। वो पैदाइशी इम्पोर्टेंट है, वो कभी औलाद पैदा नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए तुम्हें दिलचस्पी ले रहा है या वाकई सीरियस है? अर्शद ने आज खुलकर बात करना मुनासिब समझा था, जानता था काफ़ी मायूब बातें हैं, मगर अगर ऐसी बातें घर वाले अपनों से शेयर ना करें तो बहुत तबाही मचती है। वो जब से मुझसे मिला है हमने कोई भी बात एक दूसरे से नहीं छुपाई, ना मैंने ना उसने। मगर इसके घर वाले धमकी तक दे चुके हैं कि इसने अपने नामर्द होने वाली बात अगर ख़ानदान में किसी को बताई तो वो गैरत के नाम पर इसे भी कत्ल कर देंगे। और मेरी हकीकत तो अभी इन्हें मालूम ही नहीं, सिर्फ हबीब जानता है। बंटी ने काफ़ी तहम्मुल से अर्शन को सब बता दिया। काफ़ी पागल के बच्चे हैं, उम्र भर अपनी सो कॉल्ड गैरत के नाम पर दरिंदगी करेंगे। हबीब से ज़बरदस्ती शादी करके किसी मासूम बच्ची की ज़िंदगी तबाह करेंगे। अपना नकली ख़ानदान और विरासत को आगे बढ़ाने के चक्कर में इस बच्ची को जाने किस किस के सामने पेश करेंगे, मगर बेगैरत और बुज़दिल कभी हकीकत तस्लीम करने की ज़रूरत नहीं करेंगे। अर्शन जलने करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? पहले ही जले भुने बैठे हैं। वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। चले आएँ और मेरा भाभी से इंट्रो करवाएं। बंटी ने इसका हाथ पकड़कर इसे कुर्सी से ज़बरदस्ती खींचकर उठाया। मुझे कोई काम है बंटी, मुझे जाने दो और जाकर खुद ही ये नेक काम कर लो। अर्शन झुंझलाया। कोई नहीं, आप ही चलें। इसने अर्शन का हाथ पकड़कर अंदर खींचा। बंटी इसका हाथ पकड़कर इसे अंदर लाई थी। सामने वो चादर ओढ़े खड़ी थी। वो लोग अंदर आए तो दिया ने कुछ इस अंदाज में इन दोनों को देखा था कि एक मरतबा तो बंटी भी इसके सामने ठिठक कर रुकी थी। अर्शन ने इसकी आंखों में देखा। दिया इसके सामने खड़ी इसे इंतहाई नफरत और हकारत से घूर रही थी। अर्शन ने इसकी आंखों में अपने लिए इंतहाई पस्ती देखी। वैसे कमाल है, आपकी हर जिस्मानी नफसानी ख्वाहिश ज़रूरत पूरी हो तो रही है, इसके बावजूद हमें यहाँ कैद कर रखा है। शायद ये लोग कम पड़ गए हैं होंगे आपके लिए, तो हमें भी अपनी पूरी जान लगा कर ढूंढ निकाला। मगर ये सब देखकर एक ही बात कहना चाहेंगे, हम अपना वजूद जिंदा जला लेंगे, मगर कभी खुद को आप जैसे घटिया इंसान के सुपुर्द नहीं करेंगे। अर्शन का सांस तक रुक गया था। बंटी ने बड़े मकान के अंदाज में अर्शन से अपना हाथ यूं छुड़वाया था जैसे वो कोई छूत हो या गलाजत या कोई अपनी बहुत गंदी और बुरी चीज़। हाँ, वो पारसा इसे यही तो समझ और बोल रही थी। ये दुनिया क्यों इनका रिश्ता मशकूक बना देती है? क्यों? क्या अगर कोई ख्वाजा ज़रा किसी मर्द के पास बैठा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इनमें कोई ऐसा वैसा ताल्लुक हो? बंटी तेज़ी से लाउंज पार करके बेसमेंट में गुम हो गई थी, जबकि अर्शन फटी-फटी निगाहों से बेयकीनी से इसे देख गया। अभी वो कुछ कहने के काबिल होता कि फ़ोन की मखसूस बेल पर इसने फ़ोन उठाकर कान को लगाया था। सामने से जो सुनने को मिला था, अर्शन की आंखें लहू रंग में नहा गई थी। फ़ोन रखकर इसने दिया को बालों से दबोचा था। वो घबराई। ये क्या कर रहे हैं आप? सच बर्दाश्त नहीं हुआ तो मारेंगे, छोड़े हमें। वो चलाई, मगर अर्शन इसे यूं ही दबोचे बाहर लेकर आया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसे गाड़ी में धकेला। ये क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं? हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना, छोड़े हमें। वो चलाएगी। अर्शन ने खामोशी से ड्राइविंग सीट संभाली थी और जन से गाड़ी आगे बढ़ाई। फलजा अभी बाहर से एक खान वाला वापस आई थी। दशाब अपने खेल में मसरूफ़ था तो वो फ्रेश होने वाशरूम चली गई थी। बाहर फ़ोन चंगा रहा था। मखसूस बेल थी। वो गड़बड़ाई थी। जल्दी से शावर लिया। पीछे मुड़कर देखा तो कपड़े मौजूद ही ना थे। वो शायद इन्हें बाहर भूल आई थी। फलसा का दिल किया माथा पीट ले। शिट, अब बाहर तो जाना ही था। तभी इसने मैरून बाह टावल पहना जो कि पैंटलियों तक आया था। वो बाहर आई। भीगी सुनहरी जुल्फ़ें कमर पर आबशार की तरह फैली हुई थी। वो बेड पर पड़े फ़ोन की जानिब बढ़ी। वो जो अपना टॉय लिए अंदर दाखिल हो रहा था, ठिठक कर रुका। वहीं रुका। एक्टिंग तो भूल ही गई। अब अपनी आंखों के बिल्कुल सामने इस हशर के सामान को यकटुक घूरे क्या। ओके, मैं बस निकल ही रही हूँ। हाँ, अभी मेल कर देती हूँ। वो बहुत तेज़ी से ड्रेसिंग की जानिब बढ़ी थी। एक नज़र दरवाजे की जानिब देखा। दाशु प्लीज़ कम हियर, एक फ़ेवर दे दो यार। फिल्ज़ा ने मसरूफ़ से अंदाज में इसे मुखातिब किया। वो कदम कदम चलता आगे बढ़ा। इसे अपने टॉय की जानिब मुतवज्जा हो जाना चाहिए था, मगर वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। वो ज़िंदगी में पहली मरतबा वो बेख्तियार हुआ था। इधर बैठो दाशु। फलजा ने इसे ड्रेसिंग के पास बड़े सोफे पर बिठाया और उसकी जानिब मुतवज्जा नहीं थी। होती तो इसकी आंखों के ये तेवर देखकर मर ही जाती। ये हेयर ड्रायर से मेरे बाल इस दिन की तरह ड्राई कर दो फ्रेंड। जी, कोई अर्जेंट काम है ना? तो मुझे जाना है, मैं मेल करती हूँ। तो मेरे बाल ड्राई करो। फिल्जा ने हेयर ड्रायर का स्विच बोर्ड में लगाया और ड्रायर इसके हाथ में थमा दिया। खुद इसके घुटनों पर टिक गई और फ़ोन में बिजी होगी। वो सांस तक रोक गया था। चलो अब ये रंग बिरंगे
मुंह बाद में बना देना दाशु, हरी अप। वो जुलाई वो चुपचाप इसके बाल ड्राई करने लगा था। बालों में से शैम्पू की भीनी महक इसके हिसाब शेल कर चुकी थी। अपनी दस्तरस में मौजूद वो भीगा नरम गदास वजूद इसे पूरी तरह बहका चुका था, मगर फिर भी वो इसकी इस कदर कुर्बत में मदहोश इसके बाल ड्राई करता रहा। थैंक यू सो मच दाशु, मैं आते वक्त अपने फ्रेंड के लिए चॉकलेट लाऊंगी। फिल्जा ने साबे मामूल थैंक्स बोलने के लिए पीछे मुड़कर इसके नाक पर अपने गजाज लब रखे। दशाब का दिल उछल कर हलक में आया। वो उठी मगर ड्रेसिंग से ड्रायर उठाते बॉडी स्प्रे नीचे गिरा था और फिल्जा का पाँव इस पर पड़ते ही वो पूरी तरह लड़खड़ाई थी। तब बिजली की सी तेजी से उठकर इसने इसके कमर के गिर्द अपना बाजू लपेटा था। फिल्जा के पेट पर इसके हाथ की इतनी मजबूत और चट्टानी गिरफ्त थी कि फिल्जा की आंखें हैरत से फैल गई थी, इसकी मजबूती पर, इतनी सख्ती पर। इसने फिल्जा को सीधा किया। फिल्जा दम्बा खुद सी उलझ कर पीछे मुड़ी थी। अरे अंधी हो क्या जी, अभी गिर पड़ती और तुम्हारा ये मुंह सूजकर आलू जैसा बन जाता। वो तो शुक्र है दाशु ने तुम्हें कैच कर लिया। वो गड़बड़ा कर अपने भेस बदले चोले में वापस आया था। फिल्जा भी इस पर और गौर करती कि फिर फोन बज उड़ा था। अब की बार कॉल अर्शन की थी। इसने कॉल रिसीव की और जो सामने से सुनने को मिला, फिल्जा को लगा इसके पैरों तले से ज़मीन से रख गई है। मैं अभी आती हूँ, हाँ अभी आ रही हूँ, फिल्जा ने बोलकर फ़ोन रखा और कपड़े लेकर वॉशरूम भागी। वो चेंज करके बाहर आई थी। जी फिर कहीं जा रही है? मुझे बात ही नहीं करनी जी से, इसने मुँह बनाया। बहुत ज़रूरी है जी का बाहर जाना। दाशु बेबी तुम अपना ख्याल रखना और शीला आंटी को तंग मत करना, ओके ओके। इसने हामी भरी तो फिल्जा तेजी से बाहर निकली थी। इसके जाने के बाद ही वो ऐलान करता कि सोने लगा, अपने कमरे में चला आया। फिर शेर वाला से एक नीली आंखों वाला नकाब पोस्ट भी बड़े खुफिया अंदाज में बाहर निकला था। यह अगले दिन की बात थी जब वो रात लेट नाइट अपार्टमेंट पहुंचा था। अपार्टमेंट में गहरी खामोशी थी। वो कैंटीन से हल्का फुल्का कुछ खा कर आया था। तभी वापस आकर फ्रेश हुआ। हल्का फुल्का टी शर्ट ट्राउजर पहनकर वो चुपके से अपनी फिंगरप्रिंट से लॉक खोलता इस दूसरे रूम में चला आया था। रात गहरी थी और आज डर के मारे वो जाग रही थी। अभी कल ही तो इसे महसूस हुआ था कि जैसे वो रात को इसके कमरे में आता था। ये ख्याल ही मोजा की जान निकालने को काफ़ी था। लेकिन वो सोकर उठी तो इसे अपने कमरे में आसपास से एक अजनबी सी खुशबू महसूस हुई थी। मगर जब अंदाजा हुआ कि ये खुशबू इसकी है तो इसकी जान पर बनाई थी। तभी वो आज जाग रही थी। वो दबे कदमों होश की तरह इस कमरे में दाखिल हुआ था जहाँ इसकी कुल कायनात थी। जिंदगी भर की जमा पूंजी मताए कुल। यह शायद इसकी रूठी जिंदगी। आहिस्तगी से अंदर आया और बहुत धीमे से बेड की पायंती पर टिक गया। आधी रात का वक्त, मुलगजे अंधेरे में वो सांस रोककर कंफर्टर मुट्ठियों में दबोचे करवट लिए आज इस वक्त का इंतजार कर रही थी जब इसे अपने डर का सामना करना था। खौफ से चेहरा लिट्टे की तरह सफ़ेद पड़ गया क्योंकि अपने पैरों के पास धीमी सी आहट महसूस हुई और वो शायद रोज़ की तरह इसको सोता समझकर इसका पाँव अपने हाथ में पकड़कर इसके पैरों में नीम दराज हुआ था। मोजा झटके से उठी और पीछे की जानिब खिसकती चली गई, जबकि अमन बेतहाशा चौंक कर धड़कते दिल के साथ उठ बैठा। बेबसी से खौफ से थर-थर कांपते इस वजूद को देखा जो इसकी जानिब देखे बगैर इसे हाथ के इशारे से दरवाजे की जानिब उंगली करती वहां से जाने को बोल रही थी। प्लीज़ मुझसे डरो मत कोकोमो, प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। इसने धीमे से इल्तिजा करते आज बरसों के बाद इसे इस नाम से पुकारा था। खुद बेड से उठकर दूर दीवार से टेक लगा ली। सादा सुलियों में बाल साबे मूल माथे पर बिखरे हुए थे। जाएं यहाँ से, चले जाएं, दूर रहे मुझसे, मोजा चटक कर बोली थी। वो इससे मुंह मोड़ लिया। अब मैंने एक नज़र इसकी बेरुखी देखी। मुझे तुमसे इश्क है जज़ा, मेरी हर आती जाती सांस पे तुम बसी हो। तुम ही बताओ कैसे दूर हूँ तुमसे। अमन ने आंखें मूंद कर एक जज़ब के आलम में कहा और वहां से बाहर चला गया। ये रात दोनों पर बहुत भारी थी। मोजा खौफ के मारे सो नहीं पाई थी, जबकि वो तो सदा का था ही बेख्वाब। सुबह वो अपने कमरे से बाहर निकली ही नहीं। अमन हॉस्पिटल चला गया मगर वहां भी बेचैनी ही रही। तकरीबन असर के वक्त वो यूं ही से देखने अपार्टमेंट आ गया था। मोजा कहाँ है रंगीली? आते साथ ही रंगीली से पूछा। तभी वो हॉस्पिटल जाने के लिए बिल्कुल तैयार कमरे से बाहर निकली थी। अमन ने इसे देखा मगर वो इसकी जानिब देखे बगैर तेजी से बाहर निकल गई। अमन एक सर्द सी आह भरी और इसके पीछे ही अपार्टमेंट से बाहर निकल आया था। अमन ने इधर उधर देखा, वो कहीं नहीं थी। यकीनन इसकी निगाहों के हिसार से ही चुपने को तेजी से हॉस्पिटल भाग गई होगी। अमन का फ़ोन रिंग हुआ। हाँ इनका था। इसने यस करके कान को लगाया। अमन, हम एक बहुत ही सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल ला रहे हैं, गैंग रेप केस है, तैयार रहो और मोजा को हॉस्पिटल मत जाने देना। आज अगर वो वहाँ है भी तो इसे वहाँ से हटा दो और आज आम ट्रैफिक भी हटा दो हॉस्पिटल से। अहान कहते फ़ोन रख चुका था। अमन को लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगा। वह तेज़ी से हॉस्पिटल की जानिब भागा था। मोजा आज मैडम फरियाल के पास जाने से पहले डॉक्टर अनम के कैबिन की जानिब चली गई थी, मगर वहाँ से पता चला कि डॉक्टर अनम इमरजेंसी वार्ड की जानिब गई हैं। वो तो इनके पीछे इधर ही चली गई। वो इमरजेंसी वार्ड तक पहुँची थी जब हर तरफ इमरजेंसी सायरन बजे थे। इसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तभी वो इधर ही एक बेंच के पीछे छुप गई। इमरजेंसी के करीब जैसे भगदड़ सी मच गई थी, अफरा तफरी सी फैल चुकी थी।
तभी वहाँ अहान और कुछ डॉक्टर्स स्ट्रेचर पे एक लड़की का उधड़ा हुआ बरहीना वजूद जो कि सिर्फ सफ़ेद कपड़े से ढांपा गया था लेकर दाखिल हुए थे। वो सफ़ेद कपड़ा लहूलुहान होकर इसके बरहूना वजूद से चिपका हुआ था। वहाँ फिल्जा भी आ चुकी थी और इसके पीछे ही डॉक्टर्स एक जले कटे वजूद को स्ट्रेचर पर घसीट कर अंदर ला रहे थे। अमन भी मौजूद था मगर इसको भी ढूंढना था और यहाँ से दूर रखना था। ये काम इसने रंगीली को सौंपा था क्योंकि खुद अब इसका ऑपरेशन थिएटर में जाना ज़रूरी था। अब तो वहाँ खिजर और लीजे भी आ चुके थे। अर्शन दिया को घसीटते हुए वहाँ इमरजेंसी में लेकर आया था। ये देखो दिया बेगम, ये देखो। अर्शन इस टीचर के साथ साथ चलते इन उधड़े दो वजूद से कपड़ा हटा हटा कर दिया को इनकी हालत दिखाई थी और एक हाथ से इसे गद्दी से दबोच रखा था। दिया ने वो मंजर देखकर अपनी आंखें बीची थी। ये इनका हाल इन तुम्हारे पारसाओं ने किया है। अब आंखें क्यों बंद कर रही हो? देखो इन अदड़ी नीम जान लाशों को। वो गुराया था, हमें नहीं देखना, कुछ भी छोड़ दीजिए हमें। वो इन भयानक मनाजर की ताब न लाते फूट फूट कर रोती इससे रहम की भीख मांग रही थी। दोनों पेशेंट्स को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया था। मोजा खौफ और दहशत से सफ़ेद पट्टी बेंच के पीछे से निकलकर कॉरिडोर के एक जानिब भागी। दिया भी इमरजेंसी के बाहर खड़ी बलबल आंसू बहा रही थी जबकि फिल्जा और अर्शन बाकी सब भाग दौड़ में लगे हुए थे। 2-3 घंटे लगे थे। जला हुआ वजूद जान बट ना हो सका था और दुनियावी हर अजियत और तकलीफ से आज़ाद होकर आखिरी सफ़र को रवाना हो गया जबकि रेप विक्टिम को बामुश्किल मगर बचा लिया गया था। अमन इसे देखते ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया था मगर रंगीली के वो चंद अल्फाज इसके सर पर जज़ा ट्रस्ट की छत गिरा गए। मैंने हर जगह ढूंढा है इसे, अपार्टमेंट भी गई, हॉस्पिटल का भी एक एक चप्पा छान मारा मगर वो कहीं नहीं है। रंगीली के कहने की देर थी। वो खुद हर तरफ इसे तलाश करने के लिए भागा था। जज़ा, वेयर आर यू डैम इट? वो पागलों की तरह इस हॉस्पिटल में ढूंढता फिर रहा था, दीवानों की तरह से पुकार रहा था। आज हॉस्पिटल में जो भी इसके सामने हुआ था वो मोजा मन आर्यान को फिर से 10 साल पीछे इससे स्याह दिन के हैबतनाक तारीखों में धकेल गया था। मोजा गाँव एक आखिरी मीट मिस फरियाल का कैबिन था जहाँ वो बाया था। अमन धाड़ से दरवाज़ा खोलकर मिस फरियाल के कैबिन में दाखिल हुआ था। आंखों में बेपनाह सुर्खी और वहशत थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो खिड़की से आती रोशनी से टेबल के नीचे छुपी मोजा का हल्का सा साया इसे दिखाई दिया। वो बगैर चप्पल और बगैर दुपट्टे के यहाँ हाथों में चेहरा छुपाए अपनी सिसकियां दबाती खौफ से थर थर काँप रही थी। हम तो सिर्फ सर्दी से ही काँप सकते हैं। अमन ने बुरी तरह अपने लब दांतों से कुचले। वो इसे दुनिया की आंखों में आंखें डालना सिखा गया था मगर खुद आखिर ऐसा क्या करता? आखिर ऐसे कौन से असबाब पैदा करता कि वो अमन आर्यन पाशा से खौफजदा होना बंद कर देती? वो टेबल के करीब आया और ज़मीन पर बैठा था। मोजा नरमी से पुकारा मगर वो मुतहिश सी खौफ से जैसे पागल हो गई थी। तभी पीछे जगह न होने के बावजूद वो टेबल में घुसने की कोशिश की। नतीजतन सर बुरी तरह टेबल से टकरा कर फूटा था। दूर, करीब मत आना, वो हिचकियों के दरमियान बोली। मोजा, इतने दिनों से मैं यहाँ हूँ, मैंने कुछ किया है? कहा है तुम्हें? कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें चोट लग रही है, प्लीज़ बाहर आओ। अमन ने बेबसी की इंतहा से मुल्तजे लहजे में कहा और इसके जानिब हाथ बढ़ाना चाहा। नहीं, वो चलाई थी, छूना मत। वो बुरी तरह रोई और पीछे खिसकने की कोशिश की। टेबल जोरदार धक्के लगने से हिला था और उस पर पड़ा आवाज़ ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हुआ और फिर चीज़ें ज़मीन बोस हुई। अमन ने बगैर कुछ भी सोचे समझे पहले इसे यहाँ से निकालना बेहतर समझा, इसलिए इसका बाजू थामा क्योंकि अब इसे इन चीज़ों से बुरी तरह चोट लग रही थी मगर वो मज़ीद खौफसदा हुई थी। छोड़ो मुझे, करीब मत आओ, दूर हटो। वो चलाई पूरी तरह पैनिक हुई। अमन इसे अपना आप छुड़ा कर टेबल की दूसरी साइड से बाहर निकलने के लिए चक्कर में वास के टुकड़ों से अपना बाजू और पाँव बुरी तरह लहूलुहान कर चुकी थी और ये देखकर अमन की आंखों में खून उतर आया था। मोजा वो धाड़ा, इधर वो इसकी धाड़ सुनकर वो मुतहस्सी जैसे होशो हवास से बेगाना लहूलुहान जख्मी पैरों से भागने की कोशिश में ज़मीन बोस हुई थी। सर छोटे टेबल के कोने से टकराया, खून की एक लकीर गाल तक आई। अमन ने करीब आकर ज़मीन पर झुककर इसे थामना चाहा। वो फिर बुरी तरह चीखती चलाती मछली बनी तड़पती इसके हाथ पीछे झटक रही थी। तुम जख्मी हो जज़ा, मुझे देखने दो, कुछ नहीं कर रहा मैं। अमन ने एक मिनट पर फिर इस पत्थर के नाजुक बुत से अपना सर फोड़ा मगर वह हनूस पीछे खिसकने की कोशिश कर रही थी। बहुत ज़्यादा खून बह रहा है जज़ा, तुम सुनती क्यों नहीं? कुछ नहीं कर रहा, काम डाउन। वो चलाया मगर असर नारारत। अमन की बर्दाश्त भी यहीं तक थी। आखिर पैंट से अपनी बेल्ट निकाल कर इसके पैर सेकंड्स में बांधे थे। अपने स्टेथोस्कोप से इसके बाजू बांध कर सीक्रेट पॉकेट से इंजेक्शन निकाला। वो अब भी बुरी तरह मचल रही थी। मोजा को अपने बाजू में कुछ चुभता महसूस हुआ। चंद सेकंड्स का खेल था। वो जख्मी बेहोश होकर इसका सर ज़मीन पर गिरता जब वो दो मेहरबान से बाहों ने इसे थाम कर अपने सीने में पीछा। वो तेज़ी से इसे उठाकर अपने कैबिन में लाया था। वहशत ज़दा लाल अंगारा आँखों से बारीक भीनी से इसके हर जख्म की खुद ड्रेसिंग की। सर पर ड्रेसिंग करते शिद्दत ज़बत हाथों से छूटा और वो रो दिया था।
ड्रेसिंग हो चुकी तो इसने नरमी से इसका सर अपने सीने पर रखा था। एक मरतबा फिर आज इसके आंसू मोजा के बिखरे बालों में जज़ब हुए थे। अपना फ़ोन निकालकर इसने एक नंबर डायल किया जो कि आधी बेल पर रिसीव कर लिया गया। अर्शन भाई, मुझे अली वज़ीर और इसका सारा ख़ानदान चाहिए। इसका लहजा कुछ ऐसा था कि अर्शन की खुद की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। मिल जाएगा, वादा करता हूँ। अर्शन ने कहा। अमन कुछ भी कहे बगैर फ़ोन रख गया था। फिर इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ जैसे वो चाहता था फूलों से भी तकलीफ न पहुँचे, और वो हर बार खुद को और अमन आर्यान पाशा को कांटों पर घसीट लेती थी। और आज के दिन जितना कहर बर्पा हो चुका था, वो आज फिर इनकी कमर तोड़ गया था। इश्क दा खेड ना खेडी सजना, हर जाना तू हर जाना, प्यार विच जिंदगी लभदी ना ही, मर जाना तू मर जाना। इसका मतलब है कि इश्क का खेल खेलो, तुमने हर जाना है, और प्यार में जिंदगी नहीं मिलती, तुमने मर जाना है। आगे बढ़ते हैं। ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, ये घंटा क्यों मतलब खत्म नहीं हो रहा है। हम ज़्यादा पढ़ते थे क्योंकि लास्ट टाइम हमने 1.5 घंटे की थी, लेकिन इस मरतबा हमारे सर में दर्द हो रही है। अर्शन सर्दोसपार तासरात और लारंगार आंखें लिए वेटिंग रूम दाखिल हुआ था, जहां वो बैठी बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। जाने कौन इसे खींचकर इमरजेंसी के बाहर से यहाँ बिठा कर गया था। शायद ये काम रंगीले ने किया था। अर्शन इसका झुका सर देखे गया। दिल में अब कोई तमन्ना बाकी नहीं रही थी। इसके आज के अल्फाज, रवैये, निगाहों के तासर, अल्ज़ामात और गलीज़ सोच ने अर्शन के सीने में धड़कते दिल को खामोश कर दिया था, जैसे बिल्कुल साकित, मुर्दा, हर जज्बात से आई। तभी वो आगे बढ़ा था। एक मरतबा फिर इसे कलाई से पकड़कर खींचा और अपने साथ लेकर घसीटने लगा। वो फिर बुखलाई थी, मगर फिर इसे खुद को घसीटते देख दिया ने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी कलाई छुड़वाई थी। छोड़े हमें, किस बात की सज़ा दे रहे हैं आप हमें? आखिर क्या किया है हमने? और ये जो आप हमें यहाँ दिखाने लाए हैं, हमें क्या पता किसने किया है? किसी पर इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता। सबूत क्या है आपके पास कि ये हवेली वालों ने किया है? दिया चलाई थी, बसा हुआ था जो दिल में उतर गया कब का। तुम्हारा चाहने वाला तो मर गया कब का। अर्शन इसकी जानिब बेतासर निगाहों से देखेगा, फिर कुछ भी कहे बगैर एक मरतबा फिर इसकी कलाई दबोची। हॉस्पिटल की पार्किंग में लाकर इसे गाड़ी में ढकेला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। झटके से गाड़ी भगाई। दिया ने रोना बंद कर दिया और खाली खाली निगाहों से अपने हाथों को घूरती रही। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। कई मरतबा दिया का कलेजा मुँह को आया कि इसे लगा वो गाड़ी जानबूझकर किसी ट्रक में दे मारेगा। शुक्र का कलमा तब अदा किया जब गाड़ी झटके से व्हाइट पैलेस के ड्राइवर पर रुकी थी। वो कुछ भी कहे सुने बगैर सपाट चेहरा लिए इसका गाड़ी से उतरने का इंतजार करने लगा। दिया ने अपने लब दांतों तले कुचले और खामोशी से गाड़ी से नीचे उतर गई। वो सही तरह उतरी भी नहीं थी कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ और वो तेजी से रिवर्स हुई। दिया घबरा कर पीछे हटी। देखते देखते वो गाड़ी धूल उड़ाती निगाहों से ओझल होगी, जिनमें वफाओं और जिस्मों का एक जहां साबा था। इन निगाहों का ऐसे सर्द और बेतासर देख दिया को झरझरी सी महसूस हुई, या बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। वो मुर्दा कदमों से धीमे से चलती अंदर चली आई थी। इसके कमरे का दरवाज़ा हल्के से नोक हुआ तो वो बेजार सी शक्ल बनाकर उठी। दरवाज़ा खुला तो सामने रवा थी। जी मम्मा, फ़ौरन तमीज़ का मज़ारा गया। बेटा, हान का फ़ोन आया था, बुलाया इसने तुम्हें। बाहर गाड़ी तैयार खड़ी है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वो इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा। अल्फाज थे कि जलजला असावरी हान खान का दिल उछल कर हलक में आया था। कई पल तो धड़कनों को संभलने में लग गए थे। मतलब फर्स्ट ऑफिशियल डेट विद बचपन का प्यार। और दिल में लड्डू फूटे, ये वाला जुमला भी हमने किसी ऐड में सुना था। जी मम्मा, मैं होती हूँ तैयार। इसने बामुश्किल कहा। रोहा ने मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद कर दिया। तेजी से ड्रेसिंग की जानी भाई, अभी शॉपिंग कब की थी? हाँ, मगर ड्रेसिंग में ने ब्रांडेड कपड़ों का निबाह लगा हुआ था। इनमें से ही एक फिरोजी रंग की शॉर्ट फ्रॉक और पजामा सेलेक्ट किया। जल्दी से वाशरूम जाकर चेंज करके आई। फिरोजी फ्रॉक पर पिंक कढ़ाई में इस फ्रॉक में वो कांच की गुड़िया लग रही थी। फिरोजे के छोटे छोटे टॉप्स पहनकर गुलाबी लबों पर पिंक ग्लोस लगाया था। लाख कॉन्फिडेंट सही, मगर दिल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। वह फिरोजी बड़ा सा दुपट्टा सर पर ओढ़े बाहर निकली थी। अरे वाह, पहली बच्ची है जो इतनी जल्दी तैयार हो गई। रोहा इसे देखकर खुश हुई थी। शायद आपको हमारा नहीं पता। वो मुस्कुराकर सर झुका गई। रोहा ने इसका हाथ थामा और इसीलिए बाहर लाई। ड्राइवर पर एक गाड़ी खड़ी थी। वो गाड़ी तक आए। असावरी काम की। दूर दूर से हंसी मजाक एक तरफ और इस हरे आकाश के रूबरू होकर बहादुरी दिखाना एक तरफ। वो बुरी तरह घबराई थी। मोम, आप भी साथ चलें? वो अड़ गई। लो, अरे मैं क्यों जाऊं? तुम्हें बुलाया है, तुम जाओ। रोहा इसके सर पर एक चिबत रसीद करके वापस चली गई। नाचार इसे गाड़ी में बैठना ही पड़ा। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवा थी और वो शदीद नर्वस होकर अपने हाथों की उंगलियां चटका रही थी। हम आपको पहले ही बता दें, हमें पता है कि इस वीडियो में हमने बहुत सारी तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ की हैं।
आई नो, जैसे कि पहले एक वर्ड था जब फिल्सा और दशाब का सीन आया था, वहाँ पे था एक वर्ड, हमने उसको गलत पढ़ा था। उसके बाद भी हमने कुछ वर्ड को गलत पढ़ा है और उससे पहले भी शायद पढ़ा हो, लेकिन हमने दरमियान में भी बताया था कि हमारे सर में बहुत पेन हो रही है, इस वजह से हम बस जल्दी जल्दी यहाँ मुंह में पढ़े हैं। जैसे अभी बोलते हैं ना कि दो तरह के लोग होते हैं ना, जैसे एक साफ बोलते हैं और एक मुंह में बोल रहे होते हैं, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो ऐसे तो हम इसलिए तेज़ी तेज़ी से पढ़े। तो मास्टर ठीक है, कभी कभी आप लोग एडजस्ट कर लिया करें। मगर ये घबराहट इस वक्त शदीद परेशानी में बदली थी जब गाड़ी एक हॉस्पिटल के तवील अरीज ड्राइवे पर दौड़ी। वेट अ मिनट, तुम लोग मुझे हॉस्पिटल क्यों लाए हो? वो ठीक तो है ना? असावरी घबरा कर गार्ड्स पर चलाई थी। ये हो क्या रहा था? अगर ऐसी कोई बात है तो रहा मम्मा इतने इत्मीनान से इसे ना भेजती, मगर अब सवाल ये था कि हाँ इसे हॉस्पिटल क्यों बुलाया था? सर बिल्कुल ठीक है मैडम, अब गाड़ी से नीचे उतरे। गार्ड ने बाद अब गाड़ी का दरवाज़ा खोला। नो, पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग मुझे हॉस्पिटल क्यों लाए हो? अहान कहाँ है? सावरी नीचे उतरने को तैयार नहीं थी क्योंकि सर इधर ही हैं। और क्या ये क्या बकवास है? वो ठीक तो है ना? इसने पूरी बात सुनना ज़रूरी नहीं समझा था और एक ही छलांग में नीचे उतरी। कहाँ है हान? चलें। गार्ड से इसे साथ लेकर तेज तेज चलने लगा। हॉस्पिटल के ग्राउंड से होकर वो लोग हॉस्पिटल के पीछे बने वार्ड से गुजरकर अंदर गए थे। सामने ही बड़ा सा मुर्दा खाना लिखा हुआ था और सावरी के कदम फिर लड़खड़ाए। ये किधर लाए हो तुम लोग मुझे? नहीं, तुम लोग मुझे बताओ, यहाँ कोई मजाक चल रहा है? वो फिर गार्ड पर भटकी थी। मैडम अंदर चलें प्लीज़। गार्ड भी अब तेज़ मसला मैडम से आजिज़ आ चुके थे। तेज़ मसाला हम ही गए, हम भी सही पढ़े हैं, शायद राइटर ने मिस्टेक से लिख दिया हो, क्योंकि ऐसे होता है ना कि जो नरम तबीयत के मालिक हो वो ऐसे लिखा हुआ है, शायद तेज़ लिखा है तो वो राइटर ने लिखा ही मसाला है, तेज़ मसाला। अगर तो हान इससे अपनी शरारत का बदला लेने वाला था तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा मजाक था। वो धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई थी। सामने कुछ पुलिस वालों के साथ वो इंतहाई संजीदा शक्ल लिए अपनी पुश्त पर हाथ बांधे खड़ा था। असावरी की जान में जान आई। वो भागकर इसके करीब गई थी, पर इससे कुछ भी नहीं सोचा था। तभी घबराकर धीरे से इसके सीने में मुँह छुपाया था। हान आप ठीक तो है ना? मैं बहुत डर गई थी। और आपको? असावरी के अल्फाज ने मुँह में दम तोड़ा जब हान इसे खींचकर खुद से अलग किया। इसने हैरत से सर उठाकर इसकी इन बेतासर सर्द निगाहों में देखा। अहान एक चेयर पर टांग रखकर बैठ गया। असावरी को मजीद हैरत हुई। ये जो स्ट्रेचर पर बॉडी पड़ी है, इस पर से कपड़ा हटा कर देखो असावरी शाह। अहान की सर्द और अजनबी सी आवाज़ मौत में गूंजी तो इतनी ठंडक में भी सावरी शाह को पसीने छूट गए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जितना कहा इतना करो सावरी शाह। मगर क्यों? डू इट। अहान की धाड़ पर वो अपनी जगह से 1 फीट पीछे उछली थी। सावरी अब सही मायनों में परेशान हुई थी। लड़ते कदम इस बॉडी तक लाई सफेद कपड़ा था और सावरी की सांस फूल रही थी। पूरा जिस्म कांप गया। लड़ते हाथों से कपड़ा जरा सा सरकाया तो एक चीख मारकर वापस डाल दिया। अहान तलखिया मुस्कुराया। ये क्या? ये अहान? वो हाँपती कांपती रोहानसी हुई और अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। अहान अब अपनी जगह से उठा था और इसकी कलाई पकड़ी। वो बेआवाज आंसू बहाती हुई इसके साथ घसीटती चली गई। वो मोर्ग से खुफिया रास्तों से इसे आईसीयू तक लाया था। आईसीयू के अंदर लाकर इसे सब्ज कपड़ों के पर्दों के दरमियान एक बेड के करीब धकेला। अब जरा इसका कपड़ा हटाकर देखो सावरी शाह। लेकिन वो रो दी। आई सेड डू इट। वो फिर गुराया था। असावरी ने कांपते हुए इस लड़की की नीम जहाँ जिस्म से वो कपड़ा हटाया और अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीखें दबाई। वो तेजी से बाहर भागी थी। अब तो इस जालिम से भी दूर भागने को दिल चाह रहा था कि वो व्हाइट पैलेस से ठीक ही थी आई थिंक, बल्कि ख्वामख्वाह जालिम इस परेशान और हादसा क्यों कर रहा था आखिर? वो जालिम इसे। अहान ने इसकी कलाई फिर दबोची थी और इसे लिए फिर मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरकर एक कमरे में दाखिल हुआ। ये सब क्या है और क्यों दिखा रहे हैं आप ये सब मुझे? वो सिसकी। ये तुम्हारे इस पागल जानवर दरिंदे बुड्ढे दादा ने किया है। समझ नहीं आ रहा। इधर हमें गुस्से से पढ़ना था और हमारी हंसी छूट गई। हमें धमकाने के लिए जानबूझकर, अहान ने सर्द से लहजे में कहा तो सावरी ने भी यकीनी से इसे देखा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। सावरी का लहजा अब की बार काफ़ी मजबूत था। तब अहान ने एक चिट्ठ अपने पॉकेट से निकालकर इसके मुंह पर फेंकी। जब वो लोग पुलिस स्टेशन से निकलकर शहर के कुंजानाबाद इलाके में गए तो वहाँ इन्हें 2 बोरियों में जो देखने को मिला वो देखकर इतने मजबूत हिसाब के मालिक अहान माहिर खान के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर इन बोरियों पर जो चिट लगी हुई थी इसने मजीद इनका दिमाग घुमा डाला। अगर सावरी शाह और नूरपाक बीबी को जहाँ से उठाकर ले गए थे जल्द अज जल्द खुद शराफत से वहाँ छोड़कर ना गए तो इस तरह के तोहफे बार बार मिलते रहेंगे तुम लोगों को। अहान ने चिट अपने पास संभाल कर रख ली थी। फिर इस जगह से वो लोग इन्हें जजा ट्रस्ट में ही लेकर आए थे जहाँ इनके सब बड़े और जूनियर्स इकट्ठे हो गए थे। ये बहुत अजियतनाक था। वो अहान माहिर खान था
जो इतने जुल्मों बर्बियत के जवाब इसी जुल्मों बर्बियत से देना चाहता था, जब जिसे देखकर दुश्मन के भी यूं ही रोंगटे खड़े हो जाते जैसे कि इनके हुए थे। वो गौर से और लाल अंगारा आंखें लिए सावरी शाह के तासरा देखे। क्या ये किसी दुश्मन की कोई साजिश होगी आपको हम सबको गुमराह करने के लिए? देखे हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। सावरी ने करीब आकर इसका बाजू थामा था, मगर इतनी तेजी से इसने इसके बाल मुट्ठियों में जकड़े थे। ये तो तुम बोल रही हो सावरी शाह, मगर हकीकत दरअसल यह है कि वो पागल इतना ही जानवर और दरिंदा है। वो कसाई जो अपने मुफाद के लिए किसी को बेज़ुबान कर सकता है। वो चिल्लाया था और सावरी की आंखों से आंसू निकलकर इसके गाल पर हवा हुए। अहान अगर ऐसा है भी तो बताइए इसमें मेरा क्या कसूर है? वो बेबसी से बोली थी। तब अहान ने इसे वहां से बड़े एक पुराने से हॉस्पिटल बेड पर फेंका था, जिस पर वो ऊंधे मुंह गिरी थी जाकर। कसूर तो इनका भी नहीं था, जिन्हें जानवरों से भी बुरी तरह अधेड़ा गया है। और मैं भी तुम्हारा वही हशर करूंगा। एक तोहफा मैं भी हिशमत राव को भेजूंगा। खुदा के बंदे आगे खोल प्लीज अपनी। अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया ना तो हमें तुम हरगिज़ नहीं पसंद, क्योंकि हमें सोहम खान पसंद था, उसका बेटा माहिर खान पसंद था। हम तुम्हें हरगिज़ पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें वो वाकई ठीक है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। जिसका कसूर है ना उसको सजा दो, उसके साथ ही करो जो भी करना है जिसका कसूर है। इधर उधर के लोगों को सजा नहीं देते। बधाड़ा था और करीब आकर इसका दुपट्टा नोच कर दूर फेंका और इसका चेहरा दबोचा था। वो रोई आंखों से तलखियां मुस्कुराई थी। अगर मेरे साथ वही सब करने से इन लाशों को इंसाफ मिलेगा तो कर गुजरे हान, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन बकूल आपके, मेरा तो राव खानदान से कोई तल्लुक ही नहीं है। मैं तो अब आपकी इज्जत हूँ ना, तो अगर आप अपनी ही इज्जत को रोंदना चाहते हैं तो जो होता है आपसे वो कर गुजरे। वो पीछे मुड़कर इसके गिरबान को झंझोड़ कर बोली थी। अहान का गम गुस्सा किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी हाँ ने फिर इसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े थे। काश सावरी शाह, काश इनके जैसे काम करने के लिए हम इनके जितने लेवल तक गिर सकते, इतने ही जानवर और दरिंदे बन सकते। काश हमसे हो पाता ये। अहान ने एक हाथ से इसका गला दबोच रखा था। सावरी कोई मजामत नहीं कर रही थी, बस लाल रोई हुई आंखों से इस सितमगर को देखेगी जो लम्हा ब लम्हा इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाता जा रहा था। वो इसके गले की हड्डियां चटका ही डालता जब धार से दरवाजा खोलकर खिजर वहां दाखिल हुआ। ये क्या पागलपन है भाई, छोड़े भाभी को। ये क्या कर रहे हैं आप? अगर बड़े बाबा को पता चल गया तो जानते हैं ना आप कितने नाराज होंगे। वो छोड़े इन्हें, बहू है ये व्हाइट पैलेस की। खिजर ने हान की गिरफ्त से तेजी से इसे छुड़वाया था। एक तो हमें समझ नहीं आती, ये सारे बहन भाई पता भी नहीं होता कि वो कहाँ पे, फिर भी वहां पे पहुंच जाते हैं। या इनको कैसे पता चल जाता है? कोई कैमरा कुछ भी फिट नहीं होता फिर भी। खैर, खिजर ने हान की गिरफ्त से तेजी से इसे छुड़वाया था। असावरी बेहोश होकर जमीन बोस हो गई थी। हान तब भी जैसे पत्थर का बना खड़ा रहा। अपने हाथों से वो बरहना जले कटे धेड़े नीमजान लाशें उठाए थे। इसे सब्र नहीं आ रहा था, ये सुकून नहीं आ रहा था। तभी वहां से निकलता चला गया। खिजर ने नीचे झुककर इसे बाजू में उठाया था और इसे बाहर लाया। वो इसे जनरल वार्ड में लाया था। सब सामने से लीसी आती दिखाई दी। खिजर के बाजू में सावरी को देखकर वो अपनी जगह पर ठिठक कर रुकी थी। खिजर ने सावरी को बेड पर उठाया और डॉक्टर हनम को आवाज दी। अलीजे कदम कदम चलते इनके करीब आई थी। तुम्हारी कसर थी इसे बाजू में उठाने की। खफीफ सा तंज था, मगर खिजर फिलहाल समझ ना पाया कि वो कहना क्या चाहती है। क्या मतलब? वो अलीजे की जानिब पलटा। कुछ नहीं, अलीजा ने सर झटका। क्या हुआ है इसे? वो न चाहते हुए भी पूछ बैठी। अहान भाई ने अपना सारा गम गुस्सा निकाल दिया बेचारी भाभी पर। खिजर ने अफसोस भरे लहजे में कहा, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है अपनी भाभी की। वो फिर जले अपने अंदाज में बोली। खिजर ने बगौरी से देखा और गहरा मुस्कुराया। ओके, ये पता नहीं खिजर ने शेर पढ़ा है, ठीक है। खिजर के शेर पर वो बड़ी तरह गड़बड़ाई थी। पढ़ ही लेते हैं। जबी की धूल जिगर की जलन छुपाएगा, शुरू इश्क है वो फितरतन छुपाएगा। मतलब शुरू इधर लिखा है और उसके नीचे जेर दी हुई है, इस वजह से शुरू पढ़ा जा रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? खूंखार घुरी से खुद से 5 साल छोटा होने के बायस अपनी दानस्त में अलीजे ने इससे डराने की कोशिश की। कुछ नहीं, खिजर ने मौके की मुनासबत से इसे मजीद छेड़ने से गुरेज ही किया कि इसका खुद का दिल बहुत बोझल और उदास था। डॉक्टर अनम असावरी को चेक करी थी, इसकी सांस मध्यम थी। तभी इसे ऑक्सीजन लगाई गई थी। पूरे हॉस्पिटल पर अजीब सी उदासी तारी हो गई थी। ओके गाइस, अगले पार्ट में मिलते हैं। खुदा हाफिज़, अपना बहुत बड़ा सारा ख्याल रखिएगा। हम मज़ीद इस पर कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि हमने बताया हमारा गला ख़राब है। हम पता नहीं कैसे पड़े, भारी से सांस से या वैसे ही चल फिर के पड़े, इस वजह से अजीब सा था। लेकिन जो भी है, अल्लाह हाफिज़। हमने अपना वादा पूरा किया कि हम रोज़ पार्ट अपलोड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा।